Dear students, in SST we are discussing geography chapter agriculture, and in this chapter we have discussed some important crops in India. And in this way I'm going to start one more important crops that is known as the oil seeds. So let me discuss about them. Main oil seed produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soybean, castor seed, cottonseed, linseed एंड सनफ्लावर. कि इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑयल सीड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमारा ग्राउंडनट है, मस्टर्ड, कोकोनट, तेल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, linseed, सनफ्लावर. ये हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका प्रयोग हम ऑयल्स को लेने के लिए करते हैं. और ये जो अधिकांशतः इसमें ऐसे ऑयल सीड्स हैं जिनका प्रयोग हम खाने पीने की चीज़ों में करते हैं या हम कह सकते हैं कि कुकिंग में इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड. Groundnut is a kharif crop and account for about half of the major oil seed produced in the country. इंडिया की हम बात करें ऑयल सीड की प्रोडक्शन के मामले में तो ये बहुत ही लार्ज है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. और इसमें हम सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें. पहला है ग्राउंडनट. तो ग्राउंडनट जो है यह एक खरीफ क्रॉप है और मैक्सिमम जितना ऑयल सीड होता है हमारी कंट्री में उसका लगभग आधा या आपके 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके ग्राउंडनट का होता है. सेसमम इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ. अगर सेसमम या तिल की बात की जाए तो तिल हमारी खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप भी है, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग अलग होंगी. जैसे नॉर्थ इंडिया में आपकी जो तिल होती है वह खरीफ क्रॉप के रूप में देखी जाती है और साउथ इंडिया में यह एक रबी क्रॉप के तौर पे प्रोड्यूस की जाती है. कैस्टर सीड इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप. वैसे ही आपका कैस्टर ऑयल है तो इसमें कोई एरिया डिफाइन नहीं है. ये हमेशा ये खरीफ के रूप में भी यूज में लाई जाती है और रबी सीजन में भी हम इसका प्रोडक्शन करते हैं. आंध्र प्रदेश is the largest producer of groundnut followed by Tamil Nadu, कर्नाटक, गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो इसमें हम बात करें तो ऑयल सीड के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे टॉप लेवल पे आता है. हम कहते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे कंट्री का, जहाँ पर ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस होता है. इसके बाद हमारा तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात, महाराष्ट्र, ये इसके बाद में आते हैं. अगला हमारा जो इम्पॉर्टेंट है क्रॉप वह है टी क्रॉप. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. टी को हम बेवरेज क्रॉप के तौर पे देखे जाते पे ये दिखाई देती हैं और इनका मेन जो पर्पज़ होता है प्रोडक्शन का तो वह है ड्रिंकिंग. इनमें से हम टी का प्रयोग ड्रिंक के लिए करते हैं, इनको हम पीने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं. It grows well on hilly areas with fertile and well-drained soil, rich in humus and organic matter. इसके एरियाज़ के बारे में बात की जा रही है कि किस एरियाज़ में टी का प्रोडक्शन सबसे बेहतर होता है, किस टाइप की सॉइल रिक्वायर्ड होती है, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. टी का प्रोडक्शन मैक्सिमम हिली एरियाज़ में ज़्यादातर दिखाई देती हैं. वहाँ पर लैंड जो होनी चाहिए वो फर्टाइल होनी चाहिए. फर्टाइल लैंड जो हिली एरियाज़ में मिलती हैं वहाँ पर टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है. साथ ही साथ वेल ड्रेन्ड सॉइल्ड. वेल ड्रेन्ड सॉइल्ड का मतलब कि ऐसी एरिया जहाँ पर वाटर कॉन्टीन्यूस वहाँ पे फ्लो होता हो लेकिन रुकता नहीं हो. इसीलिए यहाँ पर हम देखें तो लैडर बेस्ड यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है. तो ऐसी जगहों पे हिली एरियाज में ज़्यादा ये वेल ड्रेन्ड होती हैं. जो सॉइल होनी चाहिए उसमें ह्यूमस अच्छा होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर बेहतर होना चाहिए, तभी हम टी का प्रोडक्शन अच्छा कर पाएंगे.
टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। कि टी बुशेस यानी जो झाड़ियाँ होती हैं, बेवरेज जो होती हैं, इनको वार्म क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री यानी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट भी ना हो, बहुत ज़्यादा बर्फीली चीज़ें भी ना हो, तो ऐसा क्लाइमेट इसको चाहिए। तो पूरे टाइम में इसको ऐसा वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। वही चीज़ बता रहा है कि इसको मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट तो चाहिए, लेकिन इसकी जो कॉन्टीन्यूस इसकी लीव्स के ग्रोन अप होने के लिए वाटर से इसको बहुत ज़रूरत पड़ती है। तब ये बात आ रही कि मॉइस्ट होना चाहिए, फिर वाटर के अकॉर्डिंग वाटर भी चाहिए, तो फिर मॉइस्ट फ्री कैसे हो। इट मीन्स कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो वाटर हो वो बार बार इसको इरिगेट करती रहे, इसको सिंचाई करती रहे, लेकिन वो वहाँ पे रुके नहीं, वो पानी आया फिर चला गया। तो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है वह टी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है। इट नीड्स चीप एंड स्किल्ड लेबर्स। यहाँ पर भी हम इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, उसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। और इसको चुनने के लिए, इसको निकालने के लिए हमें सस्ते श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो वर्कर्स होने चाहिए, जो लेबर फोर्स हो वो काफ़ी चीप तो होना चाहिए, साथ ही साथ स्किल्ड होना चाहिए। तो मैक्सिमम टी में हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फीमेल को सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। अगली जब हम बात करें लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट के मामले में, तो सबसे ज़्यादा असम में होता है। इसके बाद दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, ये आपके वेस्ट बंगाल में आते हैं। इसके बाद हमारा तमिलनाडु, केरला, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। तो स्टेट के मामले में असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी हम टी का प्रोडक्शन देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो असम स्टेट के मामले में सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हमारा जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी है, इनमें भी हमको प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है। तो आप ये मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो इसमें असम, वेस्ट बंगाल, केरला, हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट किया गया, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे स्टेट्स होते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है, वह है कॉफ़ी। प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इज़ कम्फाइंड टू नीलगिरी एरिया ऑफ साउथ इंडिया ओनली। कॉफ़ी का प्रोडक्शन अगर हम देखें तो जो नीलगिरी का एरिया है साउथ इंडिया में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और कहा जाए तो साउथ इंडिया में ही कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे बेहतर होता है। इसमें अगर बात करें क्लाइमेट के बारे में, तो इट रिक्वायर्स अ हॉट क्लाइमेट। कॉफ़ी के लिए बहुत ही गर्म क्लाइमेट चाहिए। द अरबिका वेराइटी इनिशियली brought from Yemen is produced in the country and in the best varieties। इनमें सबसे अगर बात की जाए कि सबसे बेहतर कहाँ पे होता है, तो जो अरेबिका वेराइटीज़ होती हैं जो यमन से लाई गई थी हमारी कंट्री में, वह हमारी जो वेराइटी है वो हमारी कंट्री में सबसे बेस्ट वेराइटी के रूप में मानी जाती हैं। तो इसमें अरेबिका ये यमन से लाई गई थी, कॉफ़ी हमारी यमन से आई है। इसमें अरेबिका वेराइटी शुरुआत में लाई गई थी और ये हमारी कंट्री में सबसे बेस्ट क्वालिटी के रूप में देखी जाती हैं। कर्नाटक इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड केरला। ये सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर यानी सबसे ज़्यादा अगर कॉफ़ी का प्रोडक्शन हमको देखा जाए तो कर्नाटक स्टेट में होता है। इसके बाद हमारा तमिलनाडु और केरल, ये 3 स्टेट हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉफ़ी के लिए। इनके अलावा कॉफ़ी प्रोडक्शन और कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये हमारे साउथ के ये 3 स्टेट आप देख सकते हैं। तो ये कॉफ़ी प्रोडक्शन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाले हमारे स्टेट्स हैं। अब आती है हम एक और टॉपिक है हमारी
हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर का मतलब है ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया जाता हो। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। सो अब आते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या है। हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो वैसे ही मैंने बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो ग्रोइंग का जो आर्ट है या जो एग्रीकल्चर है या जो तरीका या मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड द हॉर्टिकल्चर। और वेजिटेबल्स और फ्रूट के मामले में पूरे विश्व में इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। नंबर 1 पे हम इसको मान सकते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो इंडिया में सबसे पॉपुलर स्टेट्स में पाए जाते हैं। सो लेट मी डिस्कस अबाउट देम। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये अगर हम देखें मैंगोज की बात की जाए जो आम है, तो इनमें स्टेट्स जो होते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैंगोज का इन्हीं 3 स्टेट में मिलता है। आपके वेस्ट बंगाल में भी ये देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करें ऑरेंज के बारे में, यानी हमारे जो संतरा या नारंगी है उसके बारे में हम बात करें। सो नागपुर एंड मेघालय, ये 2 एरियाज़ हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है संतरे के मामले में या ऑरेंज के मामले में। इसके बाद हम देखें बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो बनानास के जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बनानास पाए जाते हैं, तो वो है केरला, मिजोरम और महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये 4 स्टेट हमारे सबसे सामने आते हैं बनानास प्रोडक्शन में। लीची और गुआवा के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं। पाइनएप्पल मेघालय में सबसे ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ग्रेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स की बात की जाए तो ये जो होती हैं ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे ओवरऑल वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो इन पार्टिकुलर फ्रूट्स की जो डिमांड है, इनसे रिलेटेड जो स्टेट्स हैं, इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा हमें वर्ल्ड लेवल पे दिखाई पड़ती है। जैसे मैंगोज़, इंडिया में मैंगोज़ की बात की जाए तो हमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के जो मैंगोज़ हैं ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। ऑरेंज, नागपुर और मेघालय की ऑरेंज की डिमांड वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा फेमस है। पाइनएप्पल की बात की जाए तो मेघालय की पाइनएप्पल सबसे ज़्यादा फेमस है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं, थोड़ी सी बात हम करते हैं वेजिटेबल के मामले में क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। ये पूरे विश्व की जो वेजिटेबल्स हैं उसका 13% प्रोडक्शन इंडिया अकेले करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. So it is all about the horticulture crops in India. Next is the rubber. रबर का प्रयोग हम देखें तो इसका मैक्सिमम प्रयोग हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका प्रयोग हम देख सकते हैं। टायर बनाने में भी यूज़ होता है और हमारे डे टू डे की छोटी छोटी चीज़ों में भी हम इसका प्रोडक्शन या इसका यूज हम देख सकते हैं। तो अब हम इनके बारे में भी देखते हैं कि ये क्या है और इनका क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज़ में पाई जाती हैं और इनके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपके सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये बहुत अच्छा ग्रोन अप होती हैं। रेनफॉल की बात की जाए तो हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल में रबर का प्रोडक्शन अच्छा होता है। एरिया के मामले में बात की जाए कि इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सो इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। तो हम सभी को मालूम है कि ये जितने भी नाम है, केरला की बात की जाए, तमिलनाडु, कर्नाटक,
अंडमान निकोबार या मेघालय की बात की जाए तो ये ऐसे ही एरियाज़ हैं जहाँ पर रेनफॉल इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। सो ऐसी जगहों पे हमारे रबर प्रोडक्शन सबसे बेहतर पाए जाते हैं। मेजर पार्ट इज कंज्यूम्ड बाय द टायर इंडस्ट्रीज। रबर का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वह टायर को बनाने में सबसे बेहतर यूज़ देखने को मिलता है। तो हम देख सकते हैं टायर का इस्तेमाल हर जगह होता है, हमें व्हीकल्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ऐसी जगहों पे या टायर इंडस्ट्रीज़ में रबर का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपके रबर ग्रोइंग स्टेट्स हैं, तो इसमें मेघालय को देख सकते हैं, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है। तो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पर रबर सबसे अच्छा होता है इंडिया में। अगला हमारा फाइबर क्रॉप्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट देम इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स टू एवरीवन।